नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस परेड समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस है। शौर्य, दृढ़ता और समर्पण के मूल मंत्र के साथ हमारे आईटीबीपी के योद्धाओं ने 62 सालों से भारत का दुर्गम सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर कर, उनको सैल्यूट कर कर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर यहां आया हूं। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ आईटीबीपी आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म तिथि है। दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसा ही पूछा कि भाई, आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। फिर भी सरकार के नाते, देश के गृह मंत्री नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइए। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे सीएपीएफ का कोटा तय हो चुका है, जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा। वहीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के सामने ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करें, सामान्य लक्ष्य खोजें और हमारे लोगों के लिए काम करें। हमने पिछले सालों में अपनी प्रमुख रक्षा साझेदारी के निर्माण में प्रभावशाली लाभ कमाया है और इससे हमें शांति और स्थिरता के लिए और भी अधिक योगदान देने में मदद मिलेगी। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. In spite of various emerging geopolitical challenges, we need to keep our focus on the important and long-term issues. Our partnership is critical for ensuring a free, open, and rules-bound Indo-Pacific region.
We look forward to closely working with the US across the domains of defense for capability building and abiding partnership which can address emerging challenges. I look forward to engaging and enriching discussions today. Now I invite my counterpart, Secretary Austin, to make his opening. Great to be back in India. Secretary Blinken, Minister Singh, Minister Jaishankar, we're meeting at a time of great momentum. In the United States and India partnership. In the face of urgent global challenges, it's more important than ever that the world's two largest democracies exchange views, find common goals, and deliver for our people. We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. We're integrating our industrial bases, strengthening our interoperability, and sharing cutting-edge technology. The scope of our cooperation is vast. As our ambassador is fond of saying, it stretches from the seabed to space. And of course, the strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership. वहीं उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों से हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार रही तो ये बढ़ेगा। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए? आज यहां कांग्रेस सरकार है, इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी बढ़ेगा। इसलिए अब राजस्थान को देर नहीं करनी है। 25 नवंबर को पूरे उदयपुर को, पूरे राजस्थान को इस संकल्प के साथ बोलने के लिए निकलना है कि कांग्रेस सरकार को अब हटा करके ही रहेंगे। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है? लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया है।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर वार किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास हमारे खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बिना मुद्दों के मुद्दा बना रही है। वे समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, हम इन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले 10 की गारंटी दी, अब 7 गारंटियों की बात करते हैं और अब घबरा गए हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी, अब 7 गारंटी की हमने बात करी है उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा कर गया, वो जो आरोप लगा रहे उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उनमें कोई दम। वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कभी भी सीएम की जुबान से कोई दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। ऐसी भाषा बीजेपी में देखने को मिलती है। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता मेरे पिता और मेरे पूरे परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये छिपा है? क्या हम इन्हें रिकॉर्ड पर ले आए? हमें सकारात्मक काम में लगना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार कहीं 65% आरक्षण और 10% जो पहले ईडब्ल्यूएस को मिलता था, यानी 75%। जो 2 विधेयक जो आए थे, चाहे बहाली को लेकर के हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है, आज सब लोगों ने मिल करके जो है पारित करने का काम किया। ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम था। और आरक्षण की सीमा तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, हम लोगों ने मिल करके जो है, चाहे दलित समाज के हो बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है। तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबरें जो है जन जन तक पहुंचे। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे भाई, बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखने को मिलती है। अब एक बार तो हम गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है, इसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि बेकार की बातों से दूर रह करके सकारात्मक काम में, पॉजिटिव काम में हम लोगों को लगना। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 करोड़ 32 लाख बहनें मेरी हैं। कितनी भाग्यशाली भाई हूं कि कुछ नाम गायब हैं। चुनाव के बाद सरकार बनते ही सबके नाम लाडली बहना योजना में जोड़ दिए जाएंगे। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी बहनों में अंतर कैसे कर सकता हूं? बहनें मेरी बहुत है। 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो। और अभी भी कहीं बच गई। मुझे सुरेश जी, जसवंत जी बता रहे, हमारे दोनों उम्मीदवार कई जगह बहने जाती, हमारा नाम तो छूट गया। सही बात है कि नहीं? तो जाके कह देना, बहनें भी, मेरे कार्यकर्ता भाई भी, और सुरेश जी भी, रमेश जी आप भी, कि भैया कह गया है चुनाव के बाद सरकार बनते ही जितनी बहनें रह गई सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहनें मेरी बहुत है। 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो। और अभी भी कहीं बच गई। मुझे सुरेश जी, जसवंत जी बता रहे, हमारे दोनों उम्मीदवार कई जगह बहने जाती, हमारा नाम तो छूट गया। सही बात है कि नहीं? तो जाके कह देना, बहनें भी, मेरे कार्यकर्ता भाई भी, और सुरेश जी भी, रमेश जी आप भी, कि भैया कह गया है चुनाव के बाद सरकार बनते ही
जितनी बहनें रह गई सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, किसी को नहीं छोड़। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के दावे पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। पिछली बार वे कहते थे कि 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वो तो अब वो बोलना बंद कर दिए। पिछले समय जब आए थे तो बोले 60 प्लस 65 प्लस बोलते थे, और वो बोले वो अमित शाह जी हमारे लिए बोल रहे हैं करके। तो हुआ यही 68 सीट हम लोग जीते। वहीं महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के राजकीय बालिका हाई स्कूल में शिक्षण कार्य की जगह मजदूरी कराई जा रही है। यूनिफॉर्म पहने विद्यालय में टेंट का सामान ढोने को मजबूर हैं विद्यार्थी। मजदूरी का वीडियो बनाते ही विद्यालय प्रभारी ने मीडिया वालों से अभद्रता की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों से काम कराया जा रहा है। कौन से स्कूल के हो? चलो चलते ये कह रहे हैं। चलो आप बोलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी से लाओ ना, ले धर्मदारी काट दे तो पहले देते ना, क्यों देते? वहीं निफ्ट रायबरेली कैंपस का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि एम्स रायबरेली के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी थे। इस दौरान स्नातक और परास्नातक की कुल 139 डिग्रियां प्रदान की गईं। इस दौरान स्नातक कक्षाओं के 26 छात्र फैशन डिजाइन, 30 छात्र एक्सेसरी डिजाइन और 34 छात्र फैशन कम्युनिकेशन और 27 छात्र लेदर डिजाइन के रहे। वहीं परास्नातक में 22 विद्यार्थियों को मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में रायबरेली कैंपस के निदेशक भरत शाह ने पिछले साल की एकेडमिक रिपोर्ट पेश करते हुए संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताया। पैकेज मुझे 4.8 लाख सेल पे। ये तो रहा आपका। जी। आपके साथी, आपके कोर्स किए हुए लोग भारत की बेरोजगारी को दूर करने में कितने सक्षम हैं और कैसे बेरोजगारी को दूर करेंगे? सर बहुत हर फील्ड में अगर आप देखो, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन लेदर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, सब सारे डिपार्टमेंट्स चारों तरफ फैले हुए। अगर आप एक छोटे से छोटे चीज़ को भी देखो, और कोई भी कर सकता है कुछ भी। जैसे आप ये देख रहे हो वो इंडस्ट्री वाला चीज़, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट से पूरा एक इंस्टॉलेशन बना सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जैसे आप अगर देखो, जैसे दुर्गा पूजा में पंडाल से लेकर सब कुछ एक छोटे से छोटे एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट होता है सब कुछ। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक डिज़ाइन सबके लाइफ को चेंज कर सकता है, सबके लाइफ को ईजी कर सकता है। और ये तो आप स्वयं क्या सोच रहे हैं, कब तक आप रोजगार, अभी तो आपको रोजगार मिला है, आप देने लायक कब तक होंगे? मैं देने लायक, अगर जब मैं कंपनी का CEO बन गया बाई चांस, काम करते करते तब में भी। कितना समय लगेगा? लग जाएगा अभी थोड़ा, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, 6 महीने हुए। फैशन टेक्नोलॉजी है रायबरेली, यहाँ दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। ये 12वां दीक्षांत समारोह है हमारा, जिसमें 139 स्टूडेंट्स जो हैं आज ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करेंगे। और ये देश के अलग अलग जगह पे ये लोग प्लेस्ड हैं, ऑलरेडी नौकरी इन लोगों को मिल चुकी है। और हमारा कॉन्वोकेशन आज के दिन है, तो वो सब जगह से आए हैं यहाँ पे अपनी डिग्री को लेने के लिए। तो ये इस तरह का फंक्शन है। इसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय को इसके लिए आना था, लेकिन कैबिनेट मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए। और हमारे साथ हैं एम्स के डायरेक्टर हैं जो कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगे। वो एम्स के डायरेक्टर मिस्टर राजवंशी, डॉक्टर प्रोफेसर राजवंशी जी हैं, वो कॉन्वोकेशन कंडक्ट कराएंगे। रायबरेली में सरेनी कोतवाली क्षेत्र के गगासो गंगा पुल पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर होने के बाद ट्रक पुल के नीचे चला गया और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार सवार रायबरेली के लालगंज कस्बे के रहने वाले हैं। कार में सवार 6 लोग फतेहपुर जिले के हुसैनगंज के बताए जा रहे हैं, जहाँ पर किसी रिश्तेदार की मौत की सूचना मिली थी। उन्हीं के घर पूरा परिवार जा रहा था। हादसे में कार में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए, जिसमें कार चालक और कार में आगे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।
पूरे हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल ट्रक चालक ने बताया कि एमपी से मोरंग लादकर वो अयोध्या जा रहा था, तभी यहां पर अचानक सामने कार आ गई, जिससे ये हादसा हो गया। इधर से डंपर जा रहा था, 2 डंपर, उसको एक कार ने ओवरटेक किया। पहले उसमें उतरा तो उसके बाद आकर के मेरे दाहिने साइड मार दिया। मैं इसके बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी लेके बाहर कूदा। कब पुल के नीचे चली गई गाड़ी? सर पुल के नीचे गई। कितने लोग थे आप लोग ट्रक में? 2 आदमी। अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना कपूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली मावा बनाकर सप्लाई करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से करीब 16 कुंतल नकली मावा, अपमिश्रित मावा बनाने में प्रयुक्त 10 कट्टे कच्चा माल पाउडर और 23 टीन पाम ऑयल और 10 खाली टीन केमिकल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली मावा बनाकर मोरी गेट मावा मंडी दिल्ली में बेचने को ले जा रहा था। थाना क्षेत्र कपूरपुर के ग्राम बछड़ा कला में एक नसीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके पास से लगभग 16 कुंटल नकली मावा और नकली मावा बनाने वाले केमिकल्स तथा अन्य एपरेटस बरामद हुए हैं। एक कैंटर गाड़ी भी उससे बरामद हुई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध जो है 272, 273 आईपीसी में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसके पूर्व में भी ये 272, 273 एडल्ट्रेशन के मुकदमे में ही बंद हुआ है। इसने पूछताछ पर अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। थाना क्षेत्र कपूरपुर वहीं कासगंज जिले के करुअवारा रोड पर पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इस दौरान दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 9/10 नवंबर की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सोरों को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि करुआवारा क्षेत्र में कुछ संदिग्धों का मूवमेंट है। इस जानकारी पर उन्होंने अपनी टीम के साथ चौराहे पर चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान देर रात्रि एक काले रंग की मोटरसाइकिल से कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया। टार्च जलाकर जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा तत्काल पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। नज़दीक जाकर के उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम सलीम पुत्र जहांगीर निवासी बड्डू नगर थाना क्षेत्र कोतवाली कासगंज का पाया गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे से भागने में सफल रहा। पुलिस टीम के द्वारा सर्च अभियान के तहत उसको भी पकड़ लिया गया है। इस जो सलीम को जो गोली लगी हुई है, वास्तविक उपचार उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित पीरानगर गांव में हड़कंप उस वक्त मच गया जब गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह सुबह युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित पीरानगर गांव का है, जहां के निवासी दिनेश डी थाना क्षेत्र के मटियरवा चौराहे से गुरुवार की रात बाइक से घर के लिए निकला था। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर जब परिजन पहुंचे तो सलोन कोतवाली क्षेत्र के पीरानगर गांव के बाहर युवक के ऊपर बाइक गिरी हुई थी और मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ वंदना सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। घटना हमने जो देखा है जो है उसी को हम बता सकते हैं। कब निकला थे घर से? घर से नहीं निकला, घर से तो सुबह निकला था, मगर दुकान से जो है 8 बजे, 8:15 बजे के समय वहाँ से चला चौराहे मटिरवा चौराहा। सूचना कब मिली आपको? सूचना हमको सुबह मिली। घटना ये सलोन थाना के अंतर्गत पीरानगर में चक्रोड में नाले पे एक सुबह डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके ऊपर बाइक गिरी हुई थी। उक्त सूचना पर सलोन पुलिस के द्वारा तुरंत घटनास्थल निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम भी आई। अब तक जो तथ्य प्रकाश में आया है, मृतक का नाम दिनेश गुप्ता पुत्र वंशी लाल गुप्ता है। ये मटेरवा चौराहे के पास चाउमीन की दुकान लगाते थे और कल शाम को दुकान से 8 साढ़े 8 बजे के आसपास निकले होंगे, घर नहीं आए।
परिजनों को लगा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। आज सुबह डेड बॉडी देखकर उन्होंने शिनाख्त की। अभी तक अब पीएम के बाद ही मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। जो भी तथ्य आए उनकी जांच पड़ताल। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।